जियोग्राफी क्लास 20। इससे पहले क्लास 19 में हमने देखा वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने पहला देख लिया उद्गार के आधार पे, जिसमें हमने देखा केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार का संबंध था अभिसारी प्लेट सीमा से और दराई उद्गार का संबंध था अपसारी प्लेट सीमा से। तो हमने ये सब देख लिया था। केंद्रीय उद्गार से लावा का जमाव से शंकु पर्वत का निर्माण होता है, शंकु या पर्वत का निर्माण। और दराई उद्गार से लावा के जमाव से लावा पठार के मैदान का निर्माण होता है। अब हम वर्गीकरण में दूसरा देखते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सक्रिय, सुषुप्त, शांत या मृत। सक्रिय, सुषुप्त, शांत या मृत। सक्रिय, सुषुप्त, शांत या मृत। सक्रिय क्या है? सक्रिय वो है जो भूतकाल में एक्टिव था, वर्तमान में भी एक्टिव है और भविष्य में भी एक्टिव रहेगा, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे उदाहरण है स्ट्राम्बोली बैरन द्वीप। स्ट्राम्बोली बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? जो पास्ट में यानी भूतकाल में एक्टिव था, वर्तमान में स्थगित हो चुका है, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसका उदाहरण है फ्यूजीयामा। और लास्ट है शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी वह है जो भूतकाल में एक्टिव था, वर्तमान में स्थगित है यानी एक्टिव नहीं है, और फ्यूचर में भी एक्टिव नहीं होगा यानी स्थगित होगा, तो वो शांत या मृत ज्वालामुखी है। इसका उदाहरण है कोह सुल्तान जो कि ईरान में है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण स्ट्राम्बोली बैरन द्वीप, सुषुप्त का फ्यूजीयामा और शांत या मृत का कोह सुल्तान जो कि ईरान में है। और सक्रिय कहते किसे हैं? तो सक्रिय है कि जो पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में एक्टिव है, फ्यूचर में भी एक्टिव होगा। सुषुप्त क्या है? जो पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में स्थगित है और फ्यूचर में होने की संभावना है। और शांत या मृत क्या है? जो पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में स्थगित है और फ्यूचर में भी स्थगित है। ठीक है, अब हम देखते हैं वितरण। वितरण मतलब ज्वालामुखी का वितरण। संपूर्ण विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण को प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर समझा जा सकता है, जहां लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक या अभिसारी प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं। वहीं लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक या अभिसारी प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण को निम्न 3 पेटियों के रूप में बांटकर समझा जा सकता है। संपूर्ण विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण को निम्न 3 पेटियों के रूप में बांटकर समझा जा सकता है, जिसमें पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र यानी मिड अटलांटिक बेल्ट। ठीक, अब पहला देखते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो इसका विस्तार है वो पैसिफिक ओशियन के चारों ओर है। इसका कारण है अभिसारी प्लेट सीमा। तो पैसिफिक प्लेट जो है उसका घनत्व ज़्यादा है और उसका क्षेपण होता है, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उसका क्षेपण होता है। तो पैसिफिक प्लेट मतलब के किनारे किनारे यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है। और इसमें केंद्रीय उद्गार होता है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में केंद्रीय उद्गार होता है। लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे हैं। इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है यानी अग्निवलय भी बोला जाता है।
माउंटेन इराबस अंटार्कटिक महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंटेन इराबस अंटार्कटिका फिर से बोलूँगा, माउंटेन इराबस अंटार्कटिका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंटेन इराबस अंटार्कटिका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए उत्तर की ओर रॉकीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए अलास्का से पश्चिम की ओर मुड़कर एशिया के पूर्वी भाग से दक्षिण की ओर जापान, फिलीपींस होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी भाग से होकर न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। फिर से पढ़ूंगा। अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए उत्तर की ओर रॉकीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए अलास्का से पश्चिम की ओर मुड़कर एशिया के पूर्वी भाग से दक्षिण की ओर जापान, फिलीपींस होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी भाग से होकर दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी भाग से होकर न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। अब देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इसका विस्तार आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होकर हेकला पर्वत से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी इसी पेटी के अंतर्गत आता है, किंतु वहाँ ज्वालामुखीता की घटना घटित नहीं होती। हिमालय से दक्षिण पूर्व की ओर यह पेटी बंगाल की खाड़ी होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया होकर न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप इसी पेटी के अंतर्गत आता है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी भी इसी पेटी के अंतर्गत आता है, जहां माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में ज्वालामुखीता का कारण प्लेटों के मध्य अभिसरण गति है। अब देखते हैं मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र। यह पेटी अपसरण प्लेट सीमा के सहारे अवस्थित है। यहाँ आइसलैंड सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जहाँ माउंट लॉकी, हेल्गाफेल इत्यादि महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहाँ अजोस द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप भी प्रमुख है। अब नोट में देखते हैं। नोट में है भारत में वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। भारत में वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। यहाँ ज्वालामुखीता का कारण प्लेटों के मध्य अभिसारी गति है। वास्तव में इस क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण क्षेत्र है। इतना पूरा फिर से पढ़ता हूँ।
भारत में वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। यहाँ ज्वालामुखीता का कारण प्लेटों के मध्य अभिसारी गति है। वास्तव में इस क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में वर्तमान में ज्वालामुखीता की घटना घटित नहीं होती, लेकिन अतीत में यहाँ दरास क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण मिलते हैं। अब देखते हैं प्रभाव। तो प्रभाव में पहला है नकारात्मक प्रभाव और एक तरफ है नकारात्मक प्रभाव। तो प्रभाव में एक है नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव में एक तरफ है तात्कालिक प्रभाव, एक तरफ है दूरगामी प्रभाव। तो तात्कालिक प्रभाव में पहला है ज्वालामुखीता से उत्पन्न भूकंप और इससे संबंधित समस्याएं। ज्वालामुखीता से उत्पन्न भूकंप और इससे संबंधित समस्याएं। दूसरा है वायुमंडलीय सघनता में वृद्धि से दृश्यता में कमी, जिससे वायु परिवहन प्रभावित। और तीसरा है वायुमंडलीय प्रदूषण। गैस पाइपलाइनों, तेल पाइपलाइनों आदि की क्षति। और चौथा है नाला प्रभावित क्षेत्र में जैविक घटकों व संपत्तियों की हानि। ठीक है, तो तात्कालिक प्रभाव में 4 थे। अब हम देखते हैं दूरगामी प्रभाव। दूरगामी प्रभाव में पहला है लंबे समय तक लावा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि कार्य संभव नहीं। दूसरा है वायु प्रदूषण से लंबे समय तक जैविक घटक प्रभावित। तीसरा है तटीय प्रदेशों में ज्वालामुखीता से बाढ़ की समस्या। जैसे 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण जावा एवं सुमात्रा के तटीय प्रदेशों में बाढ़ की समस्या देखी गई। ये दोबारा से बोलूँगा, तटीय प्रदेशों में ज्वालामुखीता से बाढ़ की समस्या। जैसे 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है? सुमात्रा एवं जावा द्वीप के मध्य अवस्थित। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो सुमात्रा एवं जावा द्वीप के मध्य अवस्थित। तो 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण जावा एवं सुमात्रा के तटीय प्रदेशों में बाढ़ की समस्या देखी गई। चौथा पॉइंट देखते हैं, ज्वालामुखीता से निसरित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि के कारण भूमंडलीय तापन, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वसा की समस्या। और 5वां पॉइंट है स्थलीय व समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में व्यवधान। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार में 2 चीज़ें प्रमुख हैं। एक है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है वैश्विक शीतलन यानी ग्लोबल डिमिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब ज्वालामुखी होती है तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलता है, जो क्या करता है, LWR का अवशोषण करता है यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन का अवशोषण करता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है? जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं उन्हें लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। तो इनका अवशोषण करती हैं, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है
जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल डिमिंग क्या है, वैश्विक शीतलन क्या है? वोल्केनिज्म जब होता है ना तो इससे धूल निकलते हैं और धूल से धूल के बादल बन जाते हैं जो SWR यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी लघु तरंग विकिरण जो है इन्हीं बादलों से टकराकर परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे शॉर्ट वेव रेडिएशन सतह तक नहीं पहुंचते। इससे क्या होता है, इससे वैश्विक शीतलन होता है। अब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी लघु तरंग विकिरण क्या है? जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन की तरह होती हैं, यानी लघु तरंग विकिरण की तरह होती हैं। ठीक, नोट में एक है, जैसे हमें पता है जो पृथ्वी है उसका वायुमंडल का तापन जो है, तो वायुमंडल का तापन जो है यानी पृथ्वी का वायुमंडल गर्म कैसे होता है, वो पृथ्वी से जाने वाली परावर्तित या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होता है। यानी परावर्तित दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जो है उसका वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। वायुमंडल इसका अवशोषण कैसे करता है? CO2 और जलवाष्प के कारण। इस वजह से वायुमंडल का तापन यानी वायुमंडल गर्म होता है। अब पढ़ते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान वायुमंडल में ज्वालामुखी राख, धूलकण आदि के छोटे कण समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं और महीनों तक बादलों के रूप में रहते हैं, जिनसे टकराकर शॉर्ट वेव रेडिएशन ऊपरी वायुमंडल से ही परावर्तित हो जाता है और सतह तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी के बड़े क्षेत्र में तापमान में कमी आती है या हो सकती है। कमी आती है या हो सकती है। विदित है कि नाभिकीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप भी उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा ग्लोबल डिमिंग हो सकता है। ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड एरोसॉल अथवा सल्फेट एरोसॉल बना सकते हैं और ये समताप मंडल में छोटी छोटी बूंदों का धुंध बना लेते हैं जो आने वाली लघु विकिरण को परावर्तित कर देते हैं या कर सकते हैं, जिससे वैश्विक शीतलन की घटना घटित होती है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन के अनुसार फिलीपींस के पिनाटुबो ज्वालामुखी ने समताप मंडल में लगभग 15 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड फैलाया। समताप मंडल में लगभग 15 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड फैलाया और इसके कारण 1992-93 के बीच एक बड़े क्षेत्र में औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। अब देखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में है, दरारी उद्गार ज्वालामुख्यता से निसरित लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, जिसके अनाच्छादन से काली या रेगुरु मृदा का निर्माण होता है, जो कपास, अंगूर, संतरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त होता है। जैसे भारत के दक्कन पठारी क्षेत्रों में, इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में। प्यूमिस पत्थर सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में लौह अयस्क के साथ साथ बहुमूल रत्न पाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लौह अयस्क के साथ साथ रूबी जैसे यंत्र पाए जाते हैं। वे ज्वालामुखी जो मृत अवस्था में है व जहाँ क्रेटर में जल भरने से क्रेटल झील का निर्माण हुआ है,
व जहाँ क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील का निर्माण हुआ है वे क्षेत्र पर्यटन के लिए जाने जाते हैं व आर्थिक महत्व के हो जाते हैं। जैसे यूएसए में व्योमिंग मोंटाना योम इदाहो राज्यों में विस्तृत येलोस्टोन नेशनल पार्क। जैसे यूएसए में व्योमिंग, मोंटाना, योम, इदाहो राज्यों में विस्तृत येलोस्टोन नेशनल पार्क। ज्वालामुखी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। ज्वालामुखी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार कार्बन का हीरे के रूप में रूपांतरण एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विदित है कि दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले योम कनाडा का सडबरी खान। विदित है कि दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले योम कनाडा का सडबरी खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ज्वालामुखी क्षेत्रों से संबंधित है। ज्वालामुखी का संबंध गेसर, धुआंरे आदि से है, जिसमें से सल्फर, वाष्प, गैस आदि का निष्कासन होता है, जो कि आर्थिक महत्व वाले होते हैं। साथ ही वाष्प में मौजूद गुप्त ऊष्मा का रूपांतरण तकनीकी उपयोग के द्वारा विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, जहां यूएसए, योम, इटली इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट ही समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्र पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट ही समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्र पाए जाते हैं। वास्तव में ये जल के नीचे यानी महासागर के संदर्भ में वास्तव में ये जल के नीचे मौजूद झरने के जैसे होते हैं। यहाँ जल मैग्मा के साथ संपर्क में आता है, जिससे इसका तापमान 370 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और अत्यधिक गर्म जल खनिजों एवं गैसों के साथ दरारों के माध्यम से गुच्छों के रूप में बाहर आता है। हाल ही में यानी दिसंबर 2024 में भारतीय समुद्री विज्ञानियों ने हिंद महासागर में 4500 मीटर स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की तस्वीर खींची है। हाल ही में दिसंबर 2024 में भारतीय समुद्री विज्ञानियों ने हिंद महासागर में 4500 मीटर स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की तस्वीर खींची है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ये आइडियो यानी क्लास 20 यहीं पे समाप्त होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं, हमें मिला है जो ज्वालामुखीता का हैंड आउट, चलिए हम वो पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है जो कि अंतर्जात आकस्मिक तीव्र गति भू संचलन के परिणाम स्वरूप होती है, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी मेंटल से मैग्मा या लावा, जलवाष्प एवं अन्य विभिन्न प्रकार की गैसों, ठोस चट्टानी टुकड़ों तथा ज्वालामुखी राख इत्यादि का विभिन्न आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर उद्गार होता है। जबकि ज्वालामुखी एक प्रकार की संरचना अथवा स्थलाकृति है, जिसका निर्माण
ज्वाला मुख्यतः से निःसरित पदार्थों के जमाव से होता है। किसी ज्वालामुखी के ऊर्ध्वाधर काट से इसके संघटकों या घटकों अंगों को किसी ज्वालामुखी के ऊर्ध्वाधर काट से इसके संघटकों या घटकों या अंगों को समझा जा सकता है, जैसे मैग्मा चेंबर मुख्य नली, सहायक नली, क्रेटर इत्यादि। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, जिसके बृहदाकार को कॉलडेरा कहते हैं। ज्वालामुखीता के कारण को पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित प्रक्रियाओं, प्लेट विवर्तनिकी एवं तप्त स्थल संकल्पना के आधार पर समझा जा सकता है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता, दबाव में कमी एवं आंतरिक भाग में वाष्प तथा अन्य गैसों की उत्पत्ति में वृद्धि इत्यादि ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि ज्वालामुखीता हेतु उत्तरदायी हैं। ये पॉइंट दोबारा से पढ़ूंगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता, दबाव में कमी एवं आंतरिक भाग में वाष्प तथा अन्य गैसों की उत्पत्ति में वृद्धि इत्यादि ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि ज्वालामुखीता हेतु उत्तरदायी हैं। अगला पॉइंट है, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार प्लेटों के मध्य अभिसारी, अपसारी एवं समानांतर प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जहां अभिसारी एवं अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीता की घटना घटित होती है। अगला पॉइंट है, प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में ज्वालामुखीता के कारणों को स्पष्ट करने में सक्षम है, लेकिन प्लेटों के भीतरी भागों में नहीं, जहां प्लेटों के भीतरी भागों में ज्वालामुखीता के कारण को तप्त स्थल संकल्पना के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्लेटों के भीतरी भागों में घटित ज्वालामुखीता को अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट के भीतरी भाग में हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम में कमचटका तक प्रशांत महासागरीय प्लेट के भीतरी भाग में हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम में कमचटका तक ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है। वास्तव में हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा इस द्वीप का लगभग 1/3 भाग ज्वालामुखी से निर्मित है, जिसका कारण इसके आंतरिक भाग में अत्यधिक गर्म गलित चट्टानी क्षेत्र अर्थात हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल का विकास होता है, जहां से गर्म तप्त पदार्थ अर्थात मैग्मा या पिच्छक अथवा प्लूम या द्रोह जेट के रूप में मैग्मा ऊपर उठता है तथा स्थल मंडल के विभिन्न परतों को तोड़ते हुए सतह पर उद्गार के रूप में प्रकट होता है। ध्यातव्य है कि प्लेटों की गति के साथ यह तप्त स्थल गतिशील नहीं होता। यदि किसी प्लेट के आंतरिक भाग में एक या कई सारे तप्त स्थल हैं, तो इन क्षेत्रों में ज्वालामुखीता के द्वारा क्रमशः ज्वालामुखी रेखा एवं ज्वालामुखी गुच्छ जैसी संरचना का निर्माण होता है। ज्वालामुखीता का वर्गीकरण के प्रकार के आधार पर तथा उद्गार की अवधि के आधार पर किया जाता है। ज्वालामुखीता के वर्गीकरण के प्रकार के आधार पर
तथा उद्गार की अवधि के आधार पर किया जाता है। जहां उद्गार के प्रकार के आधार पर ज्वालामुखीता को केंद्रीय उद्गार एवं दरारी उद्गार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। पॉइंट है, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखीता का संबंध विनाशात्मक प्लेट किनारों केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखीता का संबंध विनाशात्मक प्लेट किनारों अर्थात अभिसारी प्लेट किनारों से है। ऐसी दशा में महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र में सामान्यतः ज्वालामुखी की घटना नहीं पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले महासागरीय प्लेट का क्षेपण कम घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट के नीचे होता है, जहां क्षेपित क्रस्ट के गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि के कारण इसके गलन में मैग्मा उत्पत्ति के दर में वृद्धि होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ महासागरीय नितल से जल के छनकर आंतरिक भाग में आने एवं इसके वाष्पीकरण से जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होने इत्यादि के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में मैग्मा जल वाष्प एवं अन्य गैसों तथा पदार्थों का विभिन्न आंतरिक परतों को तोड़ते हुए तीव्र विस्फोट के साथ सतह पर उद्गार होता है। इस प्रकार के तीव्र विस्फोट वाले ज्वालामुखीता से निसरित लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है एवं ये अम्लीय लावा होते हैं। फलतः इनके जमाव से ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। पॉइंट है, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशी प्रकृति के होते हैं। इन्हें इनकी उद्गार की तीव्रता के आधार पर 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। इसमें पॉइंट है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार अपेक्षाकृत शांत ढंग से होता है, अर्थात इसकी विस्फोटकता बहुत कम होती है, क्योंकि इस प्रकार के उद्गार में निसरित गैस की तीव्रता कम होने के साथ ही लावा का गाढ़ापन भी अत्यंत कम होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी की घटना आदर्श रूप में हवाई द्वीप पर होता है। अगला पॉइंट है, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की विस्फोटकता हवाईयन तुल्य की अपेक्षा अधिक होती है, जो कि आदर्श रूप में इटली के द्वीप सिसिली भूमध्यसागर में के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के लिपारी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। फिर से पढ़ता हूँ, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की विस्फोटकता हवाईयन तुल्य की अपेक्षा अधिक होती है, जो कि आदर्श रूप में इटली के द्वीप सिसिली भूमध्यसागर में के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के लिपारी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। ध्यातव्य है कि इस प्रकार की ज्वालामुखीता में सतत उद्गार पाया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट है, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी अपेक्षाकृत अधिक विस्फोटक होता है। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी अपेक्षाकृत अधिक विस्फोटक होता है, जिसमें अम्लीय एवं क्षारीय विस्फोटकता इतनी तीव्र होती है कि पूर्व में ज्वालामुखीता उद्गार से निसरित लावा के परत को नवीन उद्गार ध्वस्त कर देता है। फिर से पढ़ता हूँ, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी अपेक्षाकृत अधिक विस्फोटक होता है, जिसमें
अम्लीय एवं क्षारीय विस्फोटकता इतनी तीव्र होती है कि पूर्व में ज्वालामुखीता उद्गार से निःसृत लावा के परत को नवीन उद्गार ध्वस्त कर देता है। इसका आदर्श उदाहरण भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप का प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो ज्वालामुखी है। इसका आदर्श उदाहरण भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप का प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो कि सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इनके उद्गार से पूर्व में निर्मित शंकु या पर्वत पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसका आदर्श उदाहरण क्राकाटाओ ज्वालामुखी है। जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के मध्य अवस्थित सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के मध्य अवस्थित सुंडा जलसंधि क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त माउंट ताल भी इसका उदाहरण है। जो कि फिलिपीना द्वीप समूह में अवस्थित है। फिलिपीना मतलब फिलीपींस द्वीप समूह में अवस्थित है। अगला है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की विस्फोटकता यद्यपि अधिक होती है, लेकिन इसका विनाशकारी प्रभाव पीलियन से कम होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखीता का आदर्श उदाहरण माउंट विसुवियस क्षेत्र में पाया जाता है। अब मुख्य पॉइंट है दरारी उद्गार ज्वालामुखीता का संबंध रचनात्मक और प्लेट किनारों अर्थात अपसारी प्लेट सीमा से है। दरारी उद्गार ज्वालामुखीता का संबंध रचनात्मक और प्लेट किनारों अर्थात अपसारी प्लेट सीमा से है, जिसकी विस्फोटकता अपेक्षाकृत कम होती है। साथ ही साथ इस प्रकार के ज्वालामुखीता से निःसृत लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। चूँकि लावा में सिलिका की मात्रा और विस्फोटकता में समानुपाती संबंध होता है, अतः इसकी विस्फोटकता भी कम होती है। इस प्रकार की ज्वालामुखीता से निःसृत लावा के जमाव से लावा पठार, लावा मैदान जैसी संरचना का विकास होता है, जैसे दक्कन का पठार भारत, कोलंबिया का पठार USA इत्यादि। ध्यातव्य है कि इस प्रकार के उद्गार पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में अपेक्षाकृत कम हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक उद्गार भूगर्भिक कालानुक्रम क्रेटेशियस के समय में हुए हैं। आगे देखते हैं वितरण। संपूर्ण ग्लोब पर ज्वालामुखियों के वितरण को प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार संपूर्ण ग्लोब पर ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण का संबंध प्लेटों के किनारों से है, जहां लगभग 80% ज्वालामुखीय विशालतम अथवा अभिसारी प्लेटों के किनारों से है। जहां लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक अथवा अभिसारी प्लेटों के किनारों पर, वहीं लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक अथवा अपसारी प्लेट किनारों पर पाया जाता है। इस आधार पर ज्वालामुखी के वितरण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। दोबारा से बोलता हूँ, पढ़ता हूँ इतना पूरा। संपूर्ण ग्लोब पर ज्वालामुखियों के वितरण को
प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार संपूर्ण ग्लोब पर ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण का संबंध प्लेटों के किनारों से है, जहां लगभग 80% ज्वालामुखीय विशालतम अथवा अभिसारी प्लेटों के किनारों से है, जहां लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक अथवा अभिसारी प्लेटों के किनारों पर, वहीं लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक अथवा अपसारी प्लेट किनारों पर पाया जाता है। इस आधार पर ज्वालामुखी के वितरण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, जिसमें पॉइंट है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, इस पेटी का संबंध अभिसारी प्लेट सीमा से है। इस पेटी का संबंध अभिसारी प्लेट सीमा से है, जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, जहां प्रशांत महासागरीय प्लेट का पूर्वी एवं पश्चिमी किनारा क्रमशः अमेरिकन प्लेटों एवं यूरेशिया फिलीपीन प्लेटों से अभिसरित होता है। चूँकि इस पेटी में महासागरीय, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट अभिसरण होता है, अतः इस पेटी में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व का लगभग 2/3 ज्वालामुखी इस पेटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के विभिन्न तटीय भागों, समुद्री द्वीपों, द्वीपीय चापों के सहारे पाया जाता है। इसीलिए इस पेटी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। इस पेटी का विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस यानी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी रॉस सागर के निकट अवस्थित। तो फिर से बोलता हूँ, इस पेटी का विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रॉकी पर्वत श्रृंखला के सहारे अलास्का तक जाता है, जहां यह पेटी पश्चिम की ओर मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भाग के सहारे दक्षिण की ओर जापान, फिलीपींस द्वीप समूह से होते हुए दक्षिण की ओर विस्तृत है। आगे जाकर यह पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैंसी इसी पेटी में अवस्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैंसी इसी पेटी में अवस्थित है। पॉइंट है मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं, जिससे विस्तार क्षेत्र का संबंध प्लेटों के अभिसरण के साथ साथ अपसरण क्षेत्रों से भी है। इस पेटी में ज्वालामुखीता का कारण यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन एवं भारतीय प्लेटों के मध्य अभिसरण गति है। इस पेटी में ज्वालामुखीता का कारण यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन एवं भारतीय प्लेटों के मध्य अभिसरण गति है। ध्यातव्य है कि जहां महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की दशा पाई जाती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक में अवस्थित आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होकर मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार अटलांटिक महासागर में अवस्थित
आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण में भूमध्य महासागर के पश्चिम में पूर्व की ओर विस्तृत है, जिसमें मध्य पूर्व एशिया भी सम्मिलित है। हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में इस पेटी में भूकंप की घटना तो घटित होती है, लेकिन ज्वालामुखीता नहीं। यद्यपि भूगर्भिक इतिहास के पूर्व समयों में यहाँ ज्वालामुखीता के प्रमाण मिलता है। इस क्षेत्र से यानी हिमालय, इस क्षेत्र से यह पेटी दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी से होते हुए न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है, जहां यह पेटी परिप्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों यानी बैस द्वीप, योम, नारकोंडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बैस द्वीप, योम, नारकोंडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों के विस्तार का संबंध मध्य महाद्वीपीय पेटी से है। फिर से बोलता हूँ, भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों जैसे है बैस द्वीप, योम, नारकोंडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों के विस्तार का संबंध मध्य महाद्वीपीय पेटी से है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में महान भ्रंश घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी जैसे माउंट किलिमंजारो इत्यादि का संबंध भी मध्य महाद्वीपीय पेटी से है। अगला पॉइंट है, मध्य महाद्वीपीय कटक क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय कटक क्षेत्र इस प्रकार के पेटी का संबंध प्लेटों के मध्य अपसरण गति से है। अपसरण गति से है। इस प्रकार के पेटी का संबंध प्लेटों के मध्य अपसरण गति से है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, जहां अमेरिकन प्लेट तक यूरेशिया एवं अफ्रीका प्लेटों के मध्य अपसरण गति के कारण ज्वालामुखी की घटना घटित होती है। यहाँ आइसलैंड सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जहाँ पर माउंट लॉकी, हेल्गाफेल इत्यादि महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त अजोर्स द्वीप तथा एंट हेलेना द्वीप भी प्रमुख है। संपूर्ण ग्लोब पर प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर प्लेटों के सीमा क्षेत्र में ज्वालामुखी के वितरण को तो स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट है, संपूर्ण ग्लोब पर प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर प्लेटों के सीमा क्षेत्र में ज्वालामुखी के वितरण को तो स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन प्लेटों के भीतर अर्थात अंतरा प्लेट ज्वालामुखी वितरण को नहीं। जहां अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के वितरण को तप्त स्थल संकल्पना के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। हम देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटते हैं, एक अभ्यंतरिक, दूसरा बाह्य। अभ्यंतरिक जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक अर्थ और दूसरा प्रकार या वर्गीकरण। तो अर्थ देखते हैं। अर्थ में है मैग्मा का जमाव सतह से नीचे, जब मैग्मा का जमाव सतह से नीचे जहाँ इसके जमाव से विभिन्न आकार स्वरूप के आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यदि सतह का अनाच्छादन होता है तो इसका प्रभाव होता है कि आंतरिक भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ सतह पर दृश्यमान हो जाती हैं, जिसे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ कहते हैं। ज्वालामुखी स्थलाकृतियों में अभ्यंतरिक में है मैग्मा का जमाव सतह से नीचे होता है, जहाँ इसके जमाव से विभिन्न आकार स्वरूप के आग्नेय चट्टानों का निर्माण। यदि सतह का अनाच्छादन होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसके प्रभाव से आंतरिक भाग में निर्मित
स्थलाकृतियाँ सतह पर दृश्यमान हो जाती हैं। अब अभियांत्रिक के अर्थ को हमने देख लिया। अब इसके प्रकार या वर्गीकरण को देखते हैं। तो इसके दो प्रकार हैं, एक अनुस्तरीय सतह और दूसरा अनुस्तरीय सतह। एक अनुस्तरीय सतह, एक अनुस्तरीय सतह। एक अनुस्तरीय सतह, देखो एक है अनुस्तरीय सतह और दूसरा है अनुस्तरीय सतह। अनुस्तरीय सतह यानी एक है कॉर्डेंट, दूसरा है डिस्कॉर्डेंट। एक है कॉर्डेंट, दूसरा है डिस्कॉर्डेंट। तो अनुस्तरीय यानी कॉर्डेंट जो है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्मा का जमाव दो परतों के मध्य, मैग्मा का जमाव दो परतों के मध्य क्षैतिज रूप में होता है। अनुस्तरीय में क्या होता है, मैग्मा का जमाव दो परतों के मध्य क्षैतिज रूप में होता है। जबकि अनुस्तरीय में क्या होता है, यानी डिस्कॉर्डेंट में क्या होता है, यहाँ मैग्मा का जमाव सतह के ऊपर दृष्टगत, यहाँ मैग्मा का जमाव सतह के ऊपर दृष्टगत यानी ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। ठीक, अब देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जब मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका उद्गार ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी की सतह पर होता है। एवं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। कभी कभी पृथ्वी की सतह पर पहुँचने के पहले भी मैग्मा जमकर ठोस बन जाती है और विभिन्न प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं। अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अभ्यंतरिक स्थलाकृति, दूसरा है बाह्य स्थलाकृति। अभ्यंतरिक स्थलाकृति में है जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस एवं वाष्प की तीव्रता में कमी के कारण लावा धरातल के ऊपर न आकर धरातल के नीचे ही दरारों आदि में प्रविष्ट होकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इन्हीं को अभ्यंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। इस प्रकार निर्मित स्थल रूपों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अनुस्तरीय और अनुस्तरीय। अनुस्तरीय स्थलाकृतियाँ क्या है, यानी डिस्कॉर्डेंट सतह में। तो हमने अभी देख लिया क्या है, जब मैग्मा का जमाव सतह के ऊपर दृष्टगत यानी ऊर्ध्वाधर रूप में होता है तो उसे अनुस्तरीय स्थलाकृतियाँ कहते हैं। जिसमें पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, बैथोलिथ यह सबसे बड़ा अभ्यंतरिक स्थल रूप है। ये प्रायः गुंबद के आकार के होते हैं जिनके किनारे काफ़ी खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता है। बैथोलिथ में ही दूसरा पॉइंट है, बैथोलिथ खासकर वलित पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है पाया जाता है। स्थान स्थान पर अनाच्छादन या उत्थान के कारण ऊपरी सतह दिखने लग जाती है, यानी दिखाई पड़ने लगती है। देखिए, स्थान स्थान पर अनाच्छादन या उत्थान के कारण ऊपरी सतह दिखाई पड़ने लगती है। उदाहरण इदाहो बैथोलिथ, उदाहरण है इदाहो बैथोलिथ। दूसरा है बॉस एवं स्टॉक। बॉस एवं स्टॉक ये ऐसी स्थलाकृति हैं जो बैथोलिथ से आकार में बिल्कुल मिलते जुलते हैं पर बैथोलिथ से बहुत छोटे होते हैं। तो ये ऐसी स्थलाकृति हैं जो बैथोलिथ से आकार में बिल्कुल मिलते जुलते हैं पर बैथोलिथ से बहुत छोटे होते हैं। अगला है डाइक। अगला है डाइक। डाइक डाइक में पहला पॉइंट है, जब लावा सैलों के बीच में ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवेश कर जम जाती है उसे डाइक कहते हैं। जब लावा सैलों के बीच में ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवेश कर जम जाती है उसे डाइक कहते हैं। इसकी मोटाई
कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है। जिम्बाब्वे का ग्रेट डाइका इसका उदाहरण है। इस स्थल रूप से संबंधित कोन सीट कोल्ड्रान धसाव इस स्थल रूप से संबंधित कोन सीट कोल्ड्रान धसाव रिंग डाइक योम रिंग कॉम्प्लेक्स स्थल रूप होते हैं। इस स्थल रूप से संबंधित कोन सीट कोल्ड्रान धसाव रिंग डाइक योम रिंग कॉम्प्लेक्स स्थल रूप होते हैं। रिंग डाइक योम रिंग कॉम्प्लेक्स स्थल रूप होते हैं। कभी कभी आभ्यंतरिक लावा स्रोत बहुत बड़े पैमाने योम अस्फोटगर्ती होती है। कभी कभी आभ्यंतरिक लावा स्रोत बहुत बड़े पैमाने योम अस्फोटगर्ती होती हैं। जब ये अंदर जम जाते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, जिससे बहुभुज दरार का निर्माण होता है, जिसे स्तंभी संधि या कोलुमनर जॉइंट कहते हैं। इसे स्तंभी संधि या कोलुमनर जॉइंट कहते हैं। अब हम देखते हैं अनुस्तरीय स्थलाकृति। तो अनुस्तरीय स्थलाकृति हमने देख लिया। जब मैग्मा का जमाव दो परतों के मध्य क्षैतिज रूप में होता है तो उसे अनुस्तरीय स्थलाकृति कहते हैं। इसमें पहला है लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या है? जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लोपोलिथ कहते हैं। ट्रांसवाल लोपोलिथ इसका उदाहरण है। ट्रांसवाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लोपोलिथ कहते हैं। ट्रांसवाल लोपोलिथ इसका उदाहरण है। अब देखते हैं लैकोलिथ। खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के दबाव से परतदार शैल की ऊपरी परत जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के दबाव से परतदार शैल की ऊपरी परत अतल चाप यानी कॉन्वेक्स आर्क अथवा गुंबदाकार रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी राख, लावा, गैस इत्यादि भर जाते हैं। इस आकृति को लैकोलिथ कहते हैं। उदाहरण उटाह के हेनरी पर्वत। उटाह कहाँ है? यूएसए में है। उटाह कहाँ है? यूएसए में। ठीक। अब हम देखते हैं विषमलिथ क्या है? जब लैकोलिथ स्थल रूप में भ्रंशन होता है तो उसे विषमलिथ कहते हैं। जब लैकोलिथ स्थल रूप में भ्रंशन होता है तो उसे विषमलिथ कहते हैं। जब लैकोलिथ स्थल रूप में भ्रंशन होता है
तो उसे विषमलिथ कहते हैं। अगला है फैकोलिथ। फैकोलिथ ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, जिसे फैकोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, जिसे फैकोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, जिसे फैकोलिथ कहते हैं। अगला है सिल। जब लावा का जमाव परतदार या रूपांतरित शैलों के बीच क्षैतिज रूप में होता है तो उसे सिल कहते हैं। जब लावा का जमाव परतदार या रूपांतरित शैलों के बीच क्षैतिज रूप में होता है तो उसे सिल कहते हैं। पतले जमाव को सीट कहते हैं। पतले जमाव को सीट कहते हैं। यों मोटाई जब काफ़ी अधिक होती है तो उसे सिल कहते हैं। यों मोटाई जब काफ़ी अधिक होती है तो उसे सिल कहते हैं। जैसे अफ्रीका के कारू सीरीज। अगला है बाह्य स्थलाकृति। बाह्य स्थलाकृति या तो केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित या दरारी उद्गार द्वारा निर्मित हो सकती है। बाह्य स्थलाकृति या तो केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित या दरारी उद्गार द्वारा निर्मित हो सकती है। अगला है केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित स्थलाकृति। केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित स्थलाकृति। केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ज्वलन खंडाश्म निर्मित में है, देखिए फिर से बोलता हूँ, केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है ज्वलन खंडाश्म निर्मित, दूसरा है लावा निर्मित, तीसरा है विस्फोट निर्मित और चौथा है अन्य। तो पहला हम देखते हैं ज्वलन खंडाश्म निर्मित। ज्वलन खंडाश्म निर्मित में है ज्वलन खंडाश्म निर्मित स्थलाकृतियाँ ज्वलन खंडाश्म निर्मित स्थलाकृतियों फिर से बोलता हूँ, ज्वलन खंडाश्म निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण तब होता है जब विस्फोटक उद्गार के सहारे बहुत से टूटे छोटे छोटे कण जमा होने लगते हैं। इनमें प्रमुख है, फिर से बोलता हूँ, ज्वलन खंडाश्म निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण तब होता है जब विस्फोटक उद्गार के सहारे बहुत से टूटे छोटे छोटे कण जमा होने लगते हैं। इनमें प्रमुख है सिंडर शंकु। इसका निर्माण भयंकर उद्गार से ज्वलन खंडाश्मों पायरोक्लास्टिक यानी पायरोक्लास्टिक पदार्थों ज्वलन खंडाश्मों में ब्रैकेट में है पायरोक्लास्टिक पदार्थों। तो इसका निर्माण भयंकर उद्गार से ज्वलन खंडाश्मों के निरंतर जमा होने से होता है। एवं तरल पदार्थ का योग बिल्कुल नहीं रहता है। इनके ढाल खड़े होते हैं तथा ये कभी कभी 10,000 फीट ऊंचाई तक भी हो सकती है। मैक्सिको का पराकुटिन और मध्य अमेरिका में डी फायो ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं।
मैक्सिको का पराकुटीन, मैक्सिको का पराकुटीन, मैक्सिको का पराकुटीन और मध्य अमेरिका में डी फायो ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। और मध्य अमेरिका में डी फायो ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। इसके मतलब किसके? सिंडर शंकु के। आगे देखते हैं कंपोजिट या परतदार शंकु। कंपोजिट या परतदार शंकु, इसका निर्माण क्रमशः विखंडित ज्वलन खंडाश्मों, इसका निर्माण क्रमशः विखंडित ज्वलन खंडाश्मों एवं लावा के परत के जमने से होता है। इसका निर्माण क्रमशः विखंडित ज्वलन खंडाश्मों एवं लावा के परत के जमने से होता है। फ्यूजियामा, वेसुवियस, कोटोपैक्सी, मेयन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा, वेसुवियस, कोटोपैक्सी, मेयन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं पोषित शंकु। पोषित शंकु केंद्रीय द्रोणी में फटन हो जाने के कारण, केंद्रीय द्रोणी में फटन हो जाने के कारण उससे छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं, उससे छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं। फलतः मुख शंकु के, फलतः मुख शंकु के निचले भाग में, फलतः मुख शंकु के निचले भाग में छोटे छोटे अन्य शंकुओं का आविर्भाव होता है। फलतः मुख्य शंकु के निचले भाग में छोटे छोटे अन्य शंकुओं का आविर्भाव होता है, जिनका पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नली से होता है, जिनका पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नली से होता है। अतः इन्हें परिपोषित शंकु अथवा लैटरल व अपस्थानिक शंकु कहते हैं। अतः इन्हें परिपोषित शंकु अथवा लैटरल व अपस्थानिक शंकु कहते हैं। लैटरल मतलब किनारा, तो अतः इन्हें परिपोषित शंकु अथवा लैटरल व अपस्थानिक शंकु कहते हैं। शासी तना, शासी तना, शासी तना, शासी तना शंकु, माउंट सस्ता, शासी तना शंकु, माउंट सस्ता। माउंट सस्ता कहाँ है? संयुक्त राज्य में है। तो शासी तना शंकु, माउंट सस्ता एक परिपोषित शंकु ही है, एक परिपोषित शंकु ही है। अगला देखते हैं ज्वालामुखी राख। ज्वालामुखी राख जब लावा के साथ ही, जब लावा के साथ ही गैस तथा छोटे छोटे पत्थर घने बादल की तरह पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तो उसे ही ज्वालामुखी राख कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, जब लावा के साथ ही गैस, जब लावा के साथ ही गैस तथा छोटे छोटे पत्थर घने बादल की तरह पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तो उसे ही ज्वालामुखी राख कहते हैं। अब देखते हैं अगला है इग्नम ब्राइट, इग्निम ब्राइट, इग्निम ब्राइट, इग्निम ब्राइट, इग्निम ब्राइट। जब लावा प्रवाह के गर्म पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो, जब लावा प्रवाह के गर्म पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो टफ या इग्निम ब्राइट का निर्माण करते हैं, तो टफ या इग्निम ब्राइट का निर्माण करते हैं। कभी कभी ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी कभी ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, जैसे न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। इग्निम ब्राइट क्या है? जब लावा प्रवाह के गर्म पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो टफ या इग्निम ब्राइट का निर्माण करते हैं। कभी कभी ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। तो ये सब थे, हमने इन सब में देखा था, ये सब थे ज्वलन खंडाश्म निर्मित। अब हम देखते हैं लावा निर्मित, फिर देखेंगे विस्फोट निर्मित और फिर अन्य देखते हैं। तो अब देखते हैं लावा निर्मित। लावा निर्मित में पहला है स्पैटर शंकु, स्पैटर शंकु, स्पैटर शंकु। जब लावा प्रवाह
यानी केंद्रीय तथा दरारी उद्गार, केंद्रीय तथा दरारी उद्गार। जब लावा प्रवाह के समय गैस बुलबुले एक साथ जमा होकर फूटते हैं तो छोटे छोटे अनियमित शंकु का निर्माण करते हैं जो कुछ फीट ऊंचाई के ही होते हैं। सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को, सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को इसी का उदाहरण है। फिर से पढ़ता हूँ स्पैटर शंकु। जब लावा प्रवाह के समय गैस बुलबुले एक साथ जमा होकर फूटते हैं तो छोटे छोटे अनियमित शंकु का निर्माण करते हैं जो कुछ फीट ऊंचाई के ही होते हैं। सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को इसी का उदाहरण है। अगला है लावा गुंबद। लावा गुंबद क्या है? जब केंद्रीय उद्गार इतना गाढ़ा होता है कि लावा छिद्र से निकलकर एक गुंबद के रूप में जमा हो जाता है, उसे लावा गुंबद कहते हैं। इसकी ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है तथा ढाल खड़ी होती है। फिर से बोलता हूँ, लावा गुंबद क्या है? जब केंद्रीय उद्गार इतना गाढ़ा होता है कि लावा छिद्र से निकलकर एक गुंबद के रूप में जमा हो जाता है तो उसे लावा गुंबद कहते हैं। इसकी ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है तथा ढाल खड़ी होती है। अगला है थोलायड। जब पहले से उपस्थित क्रेटर में गुंबद का निर्माण होता है तो उसे थोलायड कहते हैं। जब पहले से उपस्थित क्रेटर में गुंबद का निर्माण होता है तो उसे थोलायड कहते हैं। जब पहले से उपस्थित क्रेटर में गुंबद का निर्माण होता है तो उसे थोलायड कहते हैं। अगला है प्लग गुंबद या लावा प्लग। प्लग गुंबद या लावा प्लग। जब किसी ज्वालामुखी का पाइप जम जाता है तो उससे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, परंतु कालांतर में जब इस पाइप पर दबाव पड़ता है तो यह पिस्टन की तरह ऊपर निकल जाता है। इसी ऊपर उठे मैग्मा के ठोस भाग को प्लग गुंबद कहते हैं। कभी कभी शंकु के बाहरी सतह का अपर्दन हो जाता है और नली में जमा प्लग अवरोधक होने के कारण धरातल पर दिखाई पड़ता है। फ्रांस में एवर्न इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोबारा से पढ़ता हूँ, प्लग गुंबद या लावा प्लग। जब किसी ज्वालामुखी का पाइप जम जाता है तो उससे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, परंतु कालांतर में जब इस पाइप पर दबाव पड़ता है तो यह पिस्टन की तरह ऊपर निकल जाता है। इसी ऊपर उठे मैग्मा के ठोस भाग को प्लग गुंबद कहते हैं। कभी कभी शंकु के बाहरी सतह का अपर्दन हो जाता है और नली में जमा प्लग अवरोधक होने के कारण धरातल पर दिखाई पड़ता है। फ्रांस में एवर्न इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला देखते हैं, सील्ड ज्वालामुखी या पैठिक लावा शंकु। 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 जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है तो लावा काफ़ी दूर तक फैलने के बाद जमता है। लगातार एक फैलाव के ऊपर क्रमशः कई बार लावा के जमने से चौड़े परंतु कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है, जिसे सील्ड शंकु या पैठिक लावा शंकु कहते हैं। नीचे में इसकी ढाल लगभग 2 से 4 डिग्री तथा ऊपर शिखर के पास 5 से 6 डिग्री तक की होती है। उदाहरण मौना लोआ तथा मौना की। मौना लोआ तथा मौना की। मौना लोआ तथा मौना की।
फिर से पढ़ता हूँ। शील्ड ज्वालामुखी या पैठिक लावा शंकु। जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है तो लावा काफ़ी दूर तक फैलने के बाद जमता है। लगातार एक फैलाव के ऊपर क्रमशः कई बार लावा के जमने से चौड़े परंतु कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है, जिसे शील्ड शंकु या पैठिक लावा शंकु कहते हैं। नीचे में इसकी ढाल लगभग 2 से 4 डिग्री तथा ऊपर शिखर के पास 5 से 6 डिग्री तक की होती है। उदाहरण मौना लोआ तथा मौना की। अब हम देखते हैं विस्फोटक स्थलाकृति। अभी तक हमने देखा ज्वाला खंडास में निर्मित, फिर देखा लावा निर्मित, अब देखते हैं विस्फोट निर्मित, उसके बाद देखेंगे अन्य। तो विस्फोटक स्थलाकृति। विस्फोटक स्थलाकृति का जन्म विध्वंसक उद्गार के समय होता है। विस्फोटक स्थलाकृति का जन्म विध्वंसक उद्गार के समय होता है, जब शंकु के परखच्चे उड़ जाते हैं। इससे निर्मित स्थलाकृतियाँ क्रेटर और काल्डेरा मुख्य हैं। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्रायः ये कीपाकार होते हैं, जिनका निर्माण विस्फोटक क्रिया अथवा धसाव दोनों के कारण हो सकता है। अलास्का का प्रशांत ज्वालामुखी एनियाकचक क्रेटर एक ज्वलंत उदाहरण है। अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो अलास्का का प्रशांत ज्वालामुखी एनियाकचक क्रेटर एक ज्वलंत उदाहरण है। अब देखते हैं घोंसलादार क्रेटर। एक बार भयंकर ज्वालामुखी उद्गार के बाद कई बार कम उद्गार क्रमशः होने से एक विस्तृत चर के अंदर छोटे कुओं पर कई क्रेटर बन जाते हैं। उसे घोंसलादार क्रेटर या सामूहिक क्रेटर कहते हैं। फिलीपींस द्वीप कजाउंड ताल ज्वालामुखी क्रेटर में 3 क्रेटर उदाहरण स्वरूप पाए जाते हैं। वेसुवियस एटना भी इसके अन्य उदाहरण हैं। फिर से पढ़ता हूँ घोंसलादार क्रेटर को। एक बार भयंकर ज्वालामुखी उद्गार के बाद कई बार कम उद्गार क्रमशः होने से एक विस्तृत चर के अंदर छोटे कुओं पर कई क्रेटर बन जाते हैं। उसे घोंसलादार क्रेटर या सामूहिक क्रेटर कहते हैं। फिलीपींस द्वीप कजाउंड ताल ज्वालामुखी क्रेटर में 3 क्रेटर उदाहरण स्वरूप पाए जाते हैं। वेसुवियस एटना भी उसके अन्य उदाहरण हैं। अब देखते हैं कॉल्डेरा। क्रेटर के विस्तृत रूप को ही कॉल्डेरा कहते हैं। एक कॉल्डेरा के अंदर अन्य कॉल्डेरा घोंसलादार क्रेटर की तरह ही घोंसलादार कॉल्डेरा भी होता है। यह मानना है कि क्रेटर के घिसाक होने से कॉल्डेरा का निर्माण होता है। सुमात्रा में टोबा झील कॉल्डेरा का प्रमुख उदाहरण है। जब क्रेटर जल से भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। कभी कभी क्रेटर लावा से भर जाता है।
कभी कभी क्रेटर लावा से भर जाता है, जिसे लावा झील कहते हैं, जिसे लावा झील कहते हैं। जैसे तंजानिया, जैसे तंजानिया, जैसे है तंजानिया। अब अगला देखते हैं, अगला है मार या मार्स। मार या मार्स, मार या मार्स। मार या मार्स क्रेटर, मार या मार्स क्रेटर फ्रियाटिक या फ्रिएटोमैग्नेटिक क्रियाओं का परिणाम है, जिसमें मैग्मा भूमिगत जल को गर्म कर देता है। इतना दोबारा से बोलता हूँ, मार या मार्स क्रेटर फ्रियाटिक या फ्रिएटोमैग्नेटिक क्रियाओं का परिणाम है, जिसमें मैग्मा भूमिगत जल को गर्म कर देता है। जल के भाप में बदलने से दाब का निर्माण होता है। फलस्वरूप जल तथा विद्यमान चट्टानें विस्फोट करती हैं और कम ढाल के ट्रेफा शंकु का निर्माण होता है, और कम ढाल के ट्रेफा शंकु का निर्माण होता है। इतना फिर से पढ़ता हूँ। जल के भाप में बदलने से दाब का निर्माण होता है। फलस्वरूप जल तथा विद्यमान चट्टानों के ब्रैकेट में है, साथ ही फ्रिएटोमैग्नेटिक विस्फोट की स्थिति में कुछ नया मैग्मा, तो फलस्वरूप जल तथा विद्यमान चट्टानें विस्फोट करती हैं और कम ढाल के ट्रेफा शंकु का निर्माण होता है। अंततः क्रेटर की दीवार के भाग क्रेटर में ध्वस्त हो जाते हैं। अंततः क्रेटर की दीवार के भाग क्रेटर में ध्वस्त हो जाते हैं तथा ज्वालामुखी द्वार ढीले पदार्थों से भर जाता है। ज्वालामुखी द्वार ढीले पदार्थों से भर जाता है। द्वार मतलब वेंट। अगर क्रेटर के जल स्तर की गहराई सामान्य जल स्तर से अधिक है, तब क्रेटर में पानी भरने से झील का निर्माण होता है। इस झील में जल का स्तर तथा सामान्य जल स्तर के बराबर होता है। अब देखते हैं दरारी उद्गार स्थलाकृति। दरारी उद्गार स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय फिशर इरप्शन। केंद्रीय विस्फोटक के विपरीत जब ज्वालामुखी का उद्भेदन एक लंबी दरार के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से धरातल के ऊपर क्षैतिज परतों में फैल जाता है, उसे ही दरारी उद्गार कहते हैं। दरारी उद्गार से बनी स्थलाकृति निम्नलिखित है, जिसमें पहला है लावा पठार। बासाल्टीय लावा के दरारी और शांत प्रवाह के कारण तह दर तह हजारों फीट ऊंचे लावा पठार का निर्माण हो जाता है। दोबारा से इतना बोलता हूँ, बासाल्टीय लावा के दरारी और शांत प्रवाह के कारण तह दर तह हजारों फीट ऊंचे लावा पठार का निर्माण हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार, योम स्नैक नदी क्षेत्र का पठार, प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार इत्यादि लावा पठार के ही उदाहरण हैं। उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार, योम स्नैक नदी क्षेत्र का पठार, प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार इत्यादि लावा पठार के ही उदाहरण हैं। अगला है लावा मैदान। जब लावा का प्रवाह कम होता है तथा जब लावा पतला होता है तो दूर तक उसका विस्तार पतली चादर के रूप में हो जाता है। जब लावा प्रवाह चिकना होता है तो उसे
पोहोहो प्रवाह कहते हैं। जब लावा प्रवाह चिकना होता है तो उसे पोहोहो प्रवाह कहते हैं, और जब उसके किनारे खुरदरे होते हैं तो उसे ओहोहो प्रवाह कहते हैं। जब यह प्रवाह सागर में होता है तो उससे पीली लावा निर्मित होता है। जब लावा प्रवाह सागर में होता है तो उससे पिलो लावा निर्मित होता है। सतह के ऊपर लावा प्रवाह के समय जब गैस परतों के बीच से बाहर नहीं निकल पाता तो दाब कटक निर्मित होता है। लावा प्रवाह के समय लावा का ऊपरी आवरण तो जमकर ठोस हो जाता है, परंतु भीतरी भाग अभी भी तरल होता है। जब यह तरल लावा निकल जाता है तो उस स्थान पर एक सुरंग निर्मित होती है, जिसे लावा सुरंग कहते हैं। इसमें लावा माइट पाया जाता है। अब है पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखीता से निःसरित समस्त पदार्थों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखीता से निःसरित समस्त पदार्थों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है संबंधित अन्य पहलू, जिसमें पहला है गेसर वास्तव में एक प्रकार के गर्म जल स्रोत होते हैं, जिनसे गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता के साथ एक अवकाश के बाद निकलता रहता है। जैसे यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेलेसियन गेसर ये पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर से पढ़ता हूँ गेसर को। गेसर वास्तव में एक प्रकार के गर्म जल स्रोत होते हैं, जिनसे गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता के साथ एक अवकाश के बाद निकलता रहता है। जैसे यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेलेसियन गेसर ये पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है गर्म जल स्रोत योम गेसर यद्यपि लगभग समान होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं हैं। गेसर में गर्म जल योम वाष्प का निष्कासन जहाँ एक अवकाश के बाद होता रहता है, वहीं गर्म स्रोत से गर्म जल योम वाष्प का निष्कासन निरंतर बिना अवकाश के निकलता रहता है। इसके अतिरिक्त गेसर का संबंध जहाँ ज्वालामुखी क्रिया से है, वहीं गर्म जल स्रोत का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग की विशेषताओं से है, न कि ज्वालामुखीता से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भागों में गर्म जल स्रोत के क्षेत्र दिखते हैं, लेकिन विश्व में गेसर तथा गर्म जल स्रोत दोनों के वितरण में कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जैसे साइबेरिया में हिम से आच्छादित क्षेत्रों में भी गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी गर्म जल स्रोत के क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर से पढ़ता हूँ गर्म जल स्रोत जल्दी से। गर्म जल स्रोत योम गेसर यद्यपि लगभग समान होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं हैं। गेसर में गर्म जल योम वाष्प का निष्कासन जहाँ एक अवकाश के बाद होता रहता है,
वहीं गर्म स्रोत से गर्म जल एवं वाष्प का निष्कासन निरंतर बिना अवकाश के निकलता रहता है। इसके अतिरिक्त गेसर का संबंध जहां ज्वालामुखी क्रिया से है, वहीं गर्म जल स्रोत का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग की विशेषताओं से है, न कि ज्वालामुखीयता से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भागों में गर्म जल स्रोत के क्षेत्र दिखते हैं, लेकिन विश्व में गेसर तथा गर्म जल स्रोत दोनों के वितरण में कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जैसे साइबेरिया में हिम से आच्छादित क्षेत्रों में भी गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में भी गर्म जल स्रोत के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 20 और फिर ये PDF ज्वालामुखीयता का यहीं पे समाप्त होता है।